तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कल जब मैंने कहानी सुनाई थी तो उस पर कई सारे लोगों ने कमेंट किया और शायद 2 ही 3 थे, ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन उनका कहना था कि आप धर्मस्थला की कहानी सुनाएं। अभी बात उन्होंने जब बोली तो फिर मैंने देखा कि क्या मैटर है। इधर सम साहब इसको सुना भी रहे थे तो मुझे लगा कि जब सम साहब सुना रहे हैं तो मेरे सुनाने ना सुनाने का कोई मतलब यहाँ बनता है नहीं, क्योंकि अगर वो सुना रहे हैं तो फिर कोई चीज़ वो छोड़ते हैं नहीं, डिटेल से डिटेल एनालिसिस वो करते हैं, उसके बाद ही सुनाते हैं। उसके बाद मुझे भी इंटरेस्ट आया कि चलो भाई एक बार खुद भी देखा जाए कि चल क्या रहा है इस केस में। सुनने बैठा तो 5-6 एपिसोड उन्होंने बनाए थे, उसको बाकायदा मैं सुना। सुनने के बाद फिर चूंकि मैंने भी लगभग साल 2 साल 3 साल से इसी काम को किया है और आप लोगों ने उस काम को प्यार भी दिया, इसका मतलब काम मैंने ईमानदारी से किया, तो फिर कहानी बनाते बनाते कुछ सवाल हम लोगों के दिमाग में आ जाते हैं। पहला सवाल फिर जब इस कहानी को मैं पूरा सुन चुका था, कल तक का आखिरी एपिसोड, तब मेरे दिमाग में आया कि क्या इस केस में जिस शख्स का दावा हो कि मैंने सैकड़ों लाशें दफनाई हैं, क्या वो शख्स इतनी लोकेशन बताए और वहाँ पे जब खुदाई हो तो केवल कुछ कंकाल मिले? वो भी ये गारंटी नहीं कि ये जो कंकाल हैं वो एक ही इंसान के हैं, और अगर कंकाल मिले भी हैं तो इस बात की भी गारंटी नहीं है कि उनको कत्ल करके दफनाया ही गया हो, किसी लड़की का ही हो, उसके साथ गलत काम हुआ है। हो सकता है वो नदी का किनारा है, बस सिंपल सा अंतिम संस्कार हुआ और वही कंकाल मिल जाए। सवाल ये भी अहम था। इससे भी बड़ा अहम सवाल ये कि भाई जिसने खुद अपने हाथों से सैकड़ों लोकेशनों पे लाशें दफनाई हो, सैकड़ों लाशें, तो क्या वो आदमी इतना गलत हो सकता है कि वो बार बार अलग अलग जगह बताए और कहीं कुछ ना मिले? या फिर सच में कोई ऐसी बात है जिस वजह से वो आदमी चाह कर भी उन लाशों की लोकेशन को नहीं बता रहा? अब ये तमाम चीज़ें मैं जब सोचता रहा, उसके बाद फिर मैंने कुछ आर्टिकल खंगाले, कुछ वहाँ के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की। उसके बाद एक कहानी पता चली और साथ ही फिर ये जवाब पता चला कि हाँ, आदमी तो सही है, लेकिन आज वो इस कदर मजबूर है कि वो चाह कर भी लाशों की सही लोकेशन नहीं बता सकता। अब ऐसा क्यों है वो अभी आपको कहानी बताऊंगा, लेकिन हाँ, एक और कहानी जो निकल के सामने, और ये कहानी ज़्यादातर लोग नहीं जानते, मुझे लगा एक बार आपको सुनाना चाहिए। कहानी 2 लड़कियों की है, एक का नाम था सौजन्या और एक नेपाल की थी। पहले आपको सौजन्या की कहानी बताता हूँ, उसके बाद नेपाल की लड़की की। सौजन्या एक 17 साल की लड़की थी, वहीं की। एक दिन वो पढ़ने जाती साल 2012 में अक्टूबर महीने में, शायद 9 तारीख की बात है। 9 तारीख को ये पढ़ने जाती है, सेम जैसे रोज जाती थी। जाने के बाद फिर वहाँ पे क्लास करती है, क्लास करने के बाद फिर वापस लौटती है अपने एक फ्रेंड के साथ। दोनों लोग बस से जाया करते थे, ये भी बस से जाती है। जाने के बाद वापस लगभग 3:30 बजे बस स्टैंड पे उतर जाती है। उतरने के बाद अपना स्कूल का बैग, हाथ में छाता लेके लौटती है। अक्सर जब वो लौटा करती थी सामने एक गार्ड अंकल मिलते थे, डेली देखती थी, नमस्ते करती थी। आज भी उसने किया। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ती है। इसके बाद उस लड़की के खुद के चाचा उसको मिलते हैं। चाचा को देखती है, स्माइल करती है। चाचा भी उसको कहते हैं कि बेटा जल्दी घर चली जा, चूंकि मौसम खराब है और बरसात कभी भी हो सकती है। इतना सुनते उसके बाद कहते हैं जी चाचा तुरंत जा रही हूँ। उसके बाद चाचा अपने काम पे चले गए, लड़की अपने घर की तरफ रवाना हो गई। इधर घर वालों को भी पता था कि लड़की 3:30 से बस स्टैंड पर उतरती है और 4:30 तक आ जाएगी। घर वाले इंतजार करने लगे कि अभी आ रही होगी, लेकिन न जाने क्यों 5 बज गए और लड़की आई नहीं। अब आधे घंटे लेट तो फिर माँ बाप परेशान। उन्होंने फिर खोजना शुरू किया। जिस फ्रेंड के साथ ये लड़की जाती थी उससे भी पूछा। उसने कहा कि आंटी वो तो 3:30 बजे बस स्टैंड पे उतर गई। अब ये लोग अपने घर से बस स्टैंड की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में पहले वो गार्ड अंकल मिले, उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि हाँ बिटिया तो इस रास्ते से आगे बढ़ी है। थोड़ी देर बाद उस लड़की के चाचा भी आ गए। चाचा ने बताया कि हाँ मुझसे मिली थी, मैंने कहा कि बरसात है जल्दी घर जाओ। अब दोनों लोगों ने बता दिया किसी रास्ते पे आगे बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है उसी रास्ते और उस घर के बीच में कहीं होगी। घर वालों ने खोजना शुरू किया। इधर गांव में ये खबर फैल गई। गांव में सैकड़ों लोग, गांव की एक लड़की की बात, सैकड़ों लोग हाथों में लाठी डंडा लेके खोजना शुरू करते हैं। आसपास के तमाम इलाकों में लोगों से पूछना शुरू, हर एक बस स्टैंड, हर एक ऑटो रिक्शा जो भी चलते थे सबसे पूछताछ। आसपास जो नदी थी, जो जंगल की, किसी हादसे का शिकार ना हो गई, वहाँ भी देखा गया। लेकिन बदकिस्मती से उस लड़की का कुछ अता पता चला नहीं। इसी बीच किसी ने सुझाव दिया कि जाइए FIR कर दीजिए। घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे पूरा माजरा समझाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि काम कीजिए, अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते, 24 घंटे बीत जाने दीजिए, हो सकता है रात को ये लौट आए, और 24 घंटे में अगर ये नहीं लौटती तब हम कुछ करेंगे। बड़े अफसर साहब लोग थे, पुलिस वाले थे,
ये बेचारे गरीब मजलूम लोग करते क्या। लौट आए मन मार के। उसके बाद फिर इधर खोजबीन चालू हो रही है। अगले दिन सुबह हो गई और सुबह ही एक जगह से उस लड़की की लाश मिलती है। लाश की डिस्क्रिप्शन बस इतना ही बताऊंगा कि शरीर पे कपड़ा नहीं था, उसके प्राइवेट पार्ट पे मिट्टी लगी हुई थी और चूंकि रात भर बरसात हुई थी तो इस वजह से पूरे आसपास के इलाके में कीचड़ भी फैली हुई थी। आसपास के कुछ लोग जब उस लड़की की लाश को देखते हैं, देखने मात्र से क्लियर था कि उस लड़की के साथ गलत काम हुआ है। उस लड़की की इज्जत आबरू को लूटा गया और लड़की को पेड़ पे खड़ा करके दोनों हाथों को पीछे करके बांधा गया था और उसके प्राइवेट पार्ट को बाकायदा मिट्टी से एक तरह से छुपा दिया गया था। गांव वाले जब ये चीज़ देखते हैं, देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी। फौरन उस लड़की के माँ बाप को बुलाया जाता है। माँ बाप जब देखते हैं कलेजा फट जाता है। इसी बीच पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले आते हैं, फ़ौरन अपना जो उनका कार्यक्रम होता है वो शुरू करते हैं। फ़ौरन उस लड़की को वहाँ से निकालते हैं, उसके बाद गाड़ियों में डाल के पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं। ले जाने के बाद फिर इधर क्राइम सीन को पूरा खाली करवाते हैं। फिर कहते हैं कि हाँ बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके बाद अब पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं। लड़की का पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि उस लड़की के साथ गलत काम हुआ है। उसके बाद इसका कत्ल किया गया है और किसी ऐसी चीज़ से कत्ल किया गया है जो बेहद शार्प है, एक पतली सी रस्सी टाइप। अब एक लड़की 17 साल की जिसके साथ गांव में ही रेप हुआ, ब्रूटल रेप हुआ और रेप होने के बाद फिर उसको मार दिया गया। जाहिर सी बात है गांव वाले काफ़ी नाराज़ होते हैं, पुलिस वालों पे प्रेशर बनाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है हम जांच पड़ताल करना शुरू कर रहे हैं। जब जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं, इसी दौरान कुछ लोग गांव के ही एक शख्स को पकड़ के लाते हैं, मारते हुए पीटते हुए, और कहते हैं कि साहब देखिए हमने आपका काम आसान कर दिया। यही वो आदमी है जिसने उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और इसके ऊपर ऐसी धारा बनाई है कि ये कभी बच ना पाए। आदमी को बुरी तरीके से पीटा गया था। पीटने के बाद पुलिस वाले फ़ौरन जब देखते हैं कि भाई काम आसान, उसके बाद उसको अपने ऊपर एक एहसान की तरह स्वीकार कर लेते हैं। FIR दर्ज हो जाती है। आदमी का नाम नामजद कर दिया जाता है FIR में। नाम नहीं बता रहा, उसके पीछे कहानी वो भी अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद उस आदमी की जांच पड़ताल शुरू होती है और पूछताछ कि तूने रेप क्यों किया और तुमने मर्डर कैसे किया। इसी बीच उस शख्स को जब एग्जामिन किया जाता है तो उसकी शरीर पे नाखूनों के निशान थे। अब पुलिस की पूरी थ्योरी क्लियर थी कि इसी आदमी ने उस लड़की को उठाया। उठाने के बाद इस आदमी ने जब रेप करने की कोशिश की तब उस लड़की ने नाखूनों से इसको नोचा, खसोटा, बचने की, संघर्ष करने की आखिरी कोशिश तक की, लेकिन ये दरिंदा नहीं माना। इसने उस लड़की की इज्जत लूटी। उसके बाद इसने कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद फिर उसकी लाश को उस जगह पे वैसे छोड़ दिया। अब ये तमाम कहानी पुलिस वालों ने एक्सेप्ट कर ली। अब क्या, चार्जशीट बनाना है, मामला कोर्ट में जाना है। लेकिन अब 2-3 सवाल थे अभी। पहला सवाल ये था कि भाई उस लड़की की अंडरगारमेंट्स कहाँ हैं, क्योंकि कपड़े ही नहीं थे। दूसरा, मर्डर वेपन कहाँ है, और तीसरा, असली क्राइम सीन कहाँ है। पुलिस वालों ने पूरी थ्योरी बना ली, बस ये 3 चीज बरामद करनी थी। इससे पूछताछ हुई, इसने कुछ खास बताया नहीं। उनको लगा कि चलो कुछ हम भी प्लांट करते हैं। इसके बाद पुलिस की टीम लड़की के घर गई। लड़की के घर वालों से सवाल पूछे कि आप एक बात बताइए, खासकर उस लड़की की मम्मी से, कि आपकी बेटी किस तरह के कपड़े पहनती थी अंडरगारमेंट्स के तौर पे। माँ ने पूछा क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तब उसने बताया पुलिस वाले ने कि देखिए हमें सेम चीज़ें तो खोजनी है, तो अगर हमको उसके मिलते जुलते चीज़ मिल जाएंगे तो हम वही चीज़ खोज देंगे, मामला आसान हो जाएगा। माँ बेचारी बोली, उससे लगा कि चलो अब मेरी बेटी को इंसाफ मिलवाने के लिए पुलिस वाले इतना कोशिश कर रहे हैं। वो घर के अंदर जाती है, कुछ अंडरगारमेंट्स उठा के पुलिस वालों को देती और कहती कि इसी तरह की वो बेचारी पहनती थी। इसके बाद पुलिस वाले बाकायदा अपनी चार्जशीट तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद कुछ कपड़े और तमाम सैंपल जो उन्होंने बरामद किए थे अपनी समझ से, उसको लेके कोर्ट पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद फिर इस शख्स के ऊपर मुकदमा तैयार और इसको फांसी दिलाने की पूरी तैयारी शुरू हो गई। अब मामला जब कोर्ट में गया, तमाम सबूत, तमाम एविडेंस जब पेश किए गए, इसी दौरान जो उस लड़की की माँ थी उसकी नज़र उस अंडरगारमेंट पे पड़ी जिस अंडरगारमेंट को बरामद किया गया था। पुलिस ने अपने बयान में कहा था कि हमने क्राइम सीन से इसको बरामद किया और बाकायदा इसी शख्स के निशानदेही पे बरामद किया। अब माँ ने उस अंडरवियर को, उस अंडरगारमेंट को जब देखा, देखने के बाद सन्न रह गई, चूंकि ये वही कपड़ा था जो अभी 2 दिन पहले पुलिस वाले ये कह के लेके गए थे कि आप हमें वो कपड़ा दे दो, इसी हिसाब से हम दूसरा कपड़ा खोजेंगे जो आसपास के इलाके में कहीं मिलेगा।
माँ ने फौरन कह दिया कि पुलिस वाले इस केस को गुमराह कर रहे हैं। अब जब गुमराह करने की बात आई तब सवाल जवाब शुरू हुए कि आखिर गुमराह हुआ कहां पूरा मामला। तो सिंपल सा एक छोटा सा भी क्राइम होता है तो उस क्राइम सीन पे सबसे पहले जब पुलिस जाती है तो आसपास के इलाकों को खाली करवाती है और खाली करवाने के बाद वहां से सैंपल्स उठाती है। सैंपल उठाने के बाद फिर ये कहती है कि इसकी हम फॉरेंसिक जांच करवाएंगे, जो आप अक्सर क्राइम की कहानियों में सुनते होंगे। यहां सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि एक रेप को एस्टेब्लिश करने के लिए जो सबसे अहम सुराग होता है वो होता है स्ट्रगल के प्रूफ। और जो सीमन मिलता है, उस लड़की की बॉडी से सीमन मिले तो थे, लेकिन 9 तारीख की रात या 10 तारीख की सुबह उसके साथ गलत काम हुआ था। उस सीमन को फॉरेंसिक लैब 18 तारीख को भेजा गया और जब फॉरेंसिक लैब में भेजा गया तो 18 तारीख को फॉरेंसिक लैब वालों ने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, जो कि ये सीमन खराब हो गए। बाकायदा उस लड़की के पोस्टमार्टम पे भी सवाल उठाए गए कि जो पोस्टमार्टम हुआ था वो ऐसी रोशनी में हुआ था कि उसमें कुछ भी क्लियर नहीं था। आमतौर पे ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में जब पोस्टमार्टम होता है तो बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी कराई जाती है, चूंकि बॉडी का तो अंतिम संस्कार हो जाएगा लेकिन सबूत जिंदा रहने चाहिए। ऐसे केसेस में बिस्तरा रिपोर्ट भी संजोई जाती है, लेकिन इस केस में ना ही पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी हुआ, ना ही सबूत के तौर पे बिस्तरा रखा गया और ना ही कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ जिससे ये एस्टेब्लिश किया जा सके कि इस आदमी के शरीर पे जो मार्क्स हैं वो इस लड़की द्वारा दिए गए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो लड़की के नाखून में कुछ चमड़े मिलते, कुछ खाल मिलती, कुछ बाल मिलते और उनका जब मेडिकल टेस्ट होता, डीएनए मैच कराया जाता, अगर इस आदमी से मिलता तो जाहिर सी बात है यही कल्प्रिट था। और अगर ये नहीं कर रहा था तो फिर उसके चमड़े वहां पे नहीं मिलते। लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं कराया। अब ये मामला धीरे धीरे जब हाईलाइट हुआ, लोगों का हुजूम इस मामले पे टूटता है, तब पुलिस वालों की एक गलती पता चली। और साथ ही जब इस आदमी का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तब मेडिकल एग्जामिनेशन में पता चला कि यह आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त है और साथ ही सेक्स करने में अनेबल है, यानी ये चाह कर भी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता। यानी पुलिस अपनी पूरी थ्योरी में एक आदमी को जो फांसी दिलवाने जा रही थी वो सरासर निर्दोष था। अब ये मामला जब आक्रोशित हुआ, इस मामले पे लोगों का जब हुजूम एक तरह से नाराज हुआ, मामला सरकार तक गया, तब सीआईडी को यह मामला सौंपा गया वहां की। अब सीआईडी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती है और जब जांच पड़ताल करती है तो पहले पुलिस वालों से कुछ सवाल सीआईडी पूछती है कि क्या क्राइम सीन पे आपने खोजी कुत्ते लेके गए थे, जो डिटेक्टिव डॉग टाइप की चीजें होती हैं। पुलिस वालों ने कहा नहीं। दूसरा, पुलिस वालों से फिर पूछा गया कि जब लड़की की बॉडी मिली थी उस रात बरसात हुई थी, बॉडी जब मिली थी तो उसके कपड़े, उसके बाल और स्कूल का जो बैग था वो सूखे हालत में था और आमतौर पे बरसात में ये चीज़ें भीग जानी चाहिए थी। क्या आपने इस चीज़ पे जांच पड़ताल की कि असली क्राइम सीन कहाँ है? पुलिस वालों ने कहा नहीं। इसके बाद ये पूछा गया कि लड़की के नाखूनों में जो स्किन मिली थी, क्या आप उसको प्रिजर्व करके अपने पास रखे और उसको फिर डीएनए सैंपलिंग के लिए और फॉरेंसिक जांच के लिए आपने भेजा? पुलिस वालों ने कहा नहीं। फिर ये पूछा गया कि आपने खुद जाके उन लोगों को पकड़ा था, यानी जो एक लड़का पकड़ा गया, या फिर कोई लाके सौंप देता है, और आपको जब सौंपा गया तो क्या आपने इस एंगल से भी जांच पड़ताल करने की कोशिश की कि क्या इसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है या फिर ये सच में गुनहगार है? पुलिस वालों ने कहा नहीं, हमने किसी भी एंगल पे कोई विचार नहीं किया। फिर ये पूछा गया कि क्या क्राइम सीन से आपने चीजें कलेक्ट की थी और क्या अब तक लड़की की तमाम चीजें बरामद हो गई? पुलिस वालों ने कहा नहीं, अभी तक कोई भी चीज बरामद नहीं हुई, बस हमें यह पता है कि यही आदमी आरोपी है। अब ये बात जब सीआईडी वालों ने सुनी, उन्हें भी लग गया कि इस केस में सरासर किसी को बचाया जा रहा। तब पुलिस वालों का ध्यान खींचा गया और पूछा गया कि वो कौन लोग थे जो इस आदमी को पकड़ के लेके आए थे, मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी को। पुलिस वालों ने मजबूरी में 5 लोगों का नाम बताया। उसके बाद फिर पुलिस वालों के निशानदेही पे पहली बार अब पुलिस वाले कुछ सबूत देने की कोशिश कर रहे हो, सीआईडी उस पर जांच कर रही है। पुलिस वालों की निशानदेही पे सीआईडी वाले उन लोगों तक पहुंचते हैं और बाकायदा पहली बार उन लोगों से पूछताछ हुई और साथ ही इस केस में जितने लोग इन्वॉल्व थे, चाहे उस लड़की की सहेली हो, चाहे चाचा हो, चाहे गार्ड हो, सबसे जब पूछताछ की गई तब कुछ चीजें पता चली। जब उस सहेली से पूछताछ की गई तब उस सहेली ने कहा कि हाँ, 2 लोग ऐसे थे जो उस दिन उस स्कूल के पास मौजूद थे और उनका कहना था कि हाँ, आज तो बारिश है, आज पता नहीं काम हो पाएगा नहीं, और उनका इरादा इसी लड़की को कुछ नुकसान पहुंचाने का था। अब यहाँ पे एक लूपहोल आप पुलिस का देखिए कि वही 2 लोग थे जो उन 5 के साथ इस आदमी को मारते पीटते लेके आए थे, और साथ ही उस आदमी की पीठ पे जो नाखून प्लांट किए गए थे, इन्हीं दोनों लोगों के थे।
अब ये तमाम पुलिस की गलती थी या जानबूझ के किसी को बचाया गया, ये आप खूब समझ सकते हैं। इसके बाद सीआईडी ने पूछताछ शुरू की, अपने एंगल से जांच पड़ताल शुरू की, तमाम तरीके से तमाम अलग अलग एंगलों पे सीआईडी वालों ने जब खोजबीन की, लोगों को एक उम्मीद जगी कि हाँ इस केस में इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद सीआईडी वालों ने अचानक से अपना स्टैंड बदला और कहा कि जो ये शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया, इसी के खिलाफ हमें सबूत मिले और यही असली कल्प्रिट है। अब ये बात जब लोगों ने सुनी, लोग फिर नाराज हो गए। मामला वहाँ के मुख्यमंत्री तक गया। मुख्यमंत्री साहब ने फिर इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया और सीबीआई इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती रही। कई सालों तक इसमें जांच पड़ताल हुई, कई सालों तक तमाम चीज़ें हुई। फिर सीबीआई ने भी कह दिया कि हाँ यही आरोपी है और किसी के खिलाफ हमें कोई सबूत मिल ही नहीं रहे। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद फाइनली अभी 1 साल पहले इस आदमी को बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि कोई भी ऐसा सबूत सच में था ही नहीं जो ये स्टेब्लिश कर सके कि हाँ इस आदमी ने ही गलत काम किया, जबकि ये आदमी तो कुछ करने में भी असमर्थ था और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त भी था। अब आप सोचिए कि केस हुआ सिंपल सा, ये उसी जगह का केस है। पुलिस वालों ने कैसे जांच पड़ताल की, क्या क्या चीज़ें जानबूझ के छोड़ी गई, कौन कौन से सबूत एकदम से मिटा दिए गए, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपको एक और कहानी बताता हूँ। नेपाल की एक लड़की इसी धर्मस्थला में घूमने के लिए आई थी। धर्मस्थला में जब घूमने के लिए आती है, कुछ टाइम तक रहती है, उसके बाद अचानक से गायब हो जाती है। जब गायब हो जाती है, गायब होने के बाद कुछ टाइम बाद शायद उसकी बॉडी मिलती है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ शायद उसकी बॉडी मिलती है। उसके बाद उसकी माँ उसको खोजने के लिए आती है। जब उसकी माँ उसको खोजने के लिए आती है, तब उसकी माँ को कुछ लोगों ने बताया कि हाँ उसने किसी के साथ उसको देखा था। उसके बाद माँ पुलिस स्टेशन पहुँचती है, वहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करती है। जब एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं, इसी दौरान उसकी माँ के साथ मारपीट किया गया, उसकी माँ को टॉर्चर किया गया और इस कदर टॉर्चर किया गया कि 3 महीने वो कोमा में रही। बेटी का तो कुछ अता पता चला नहीं, माँ को भी कोमा में भेज दिया गया और फिर ये मामला रफा दफा हो गया। अब आपके सवालों का जवाब देता हूँ कि क्या सच में वहाँ पे जो लाशें हैं वो दफन भी हैं, या फिर ये आदमी जो खुद कह रहा था कि हाँ मैंने ही दफन किया, तो इसको कैसे नहीं पता। तो यहाँ पे एक कहानी है और ये कहानी पूरी दुनिया में हर जगह चलती है। कोई भी नदी हो, हर 6 महीने हर 1 साल पे अपना आकार बदल देती है। आप एक नदी के किनारे कोई चीज़, कोई पेड़ लगा के जाएं, 2 साल बाद आप आएंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि या तो वो पेड़ नदी के अंदर समाया जा चुका है, या फिर आसपास के जो सेटलर्स होते हैं, यानी जो कब्जा करने वाले लोग होते हैं, मिट्टी को पाटते 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 उस पेड़ को उस नदी से कम 50 मीटर पीछे छोड़ देंगे। यानी नदी का जो किनारा कभी आपको पेड़ की तरफ दिख रहा था, वो पेड़ अब किनारे से खुद 50 मीटर दूर है। तो एक आदमी जिसने साल 2098-99 से लाशों को दफन करना शुरू किया, जिस किनारे पे उसने लाश दफन की थी, आज वहाँ की जो जियोग्राफिकल सूरत है कि साल 2012 से इस समय वो नदी कम से कम कई मीटर, कायदे से कहा जाए तो सैकड़ों मीटर सक्रिय हुई है, सैकड़ों मीटर। इस वजह से आप दोनों साइड से 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर कहीं कहीं और सक्रिय हो गई। लोगों ने कब्जा करना शुरू किया, जमीन मिट्टी जो बह बह के आई वो जमती शुरू हो गई। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस किनारे की बात ये शख्स कर रहा हो वो किनारा बहुत पीछे छूट गया हो। यानी अगर आज एक जगह पे खुदाई करनी हो तो इस नदी के किनारे से लेकर कम से कम 50 मीटर इधर तक आप खुदाई कीजिए, तब हो सकता है आपको कंकाल मिल जाए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मैं ये बात सोच सकता हूं तो आसपास के लोग भी सोच सकते हैं, वहाँ की एसआईटी भी सोच सकती है। तो नहीं, ये कहानी का एक पहलू था। दूसरा पहलू है कि वहाँ पे अक्सर बाढ़ आती है और ये कहानी तो लाजमी फिट बैठ सकती है, पुलिस वाले इस पर काम भी कर सकते हैं, एसआईटी भी काम कर सकती है कि चलो यहाँ से लेके 50 मीटर तक खोज लेते हैं। लेकिन दूसरी सूरत ये है, जो मैंने पेड़ का एग्जाम्पल दिया, कि हर बार जरूरी नहीं कि आसपास के लोग कब्जा ही करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो पेड़ नदी के बहाव में बह भी जाए। तो कई बार इस नदी में बाढ़ भी आ चुकी है, कई बार मिट्टियां कटी हैं और कई मीटर गहरे तक कटी हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के भी हैं, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की भी है कि वो लाश, उनके कंकाल बह गए हों। चूँकि इतने सालों में कंकाल बहुत थोड़े से ही बचे होंगे। चूँकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो नदी का किनारा, दूसरी बड़ी बात कि वहाँ की मिट्टी ऐसी है कि चीज़ों को जल्दी गला देती है, जल्दी सड़ा देती है। वहाँ पे कई सारे ऐसे जानवर हैं उस नदी में भी कि अगर कंकाल या फिर हड्डी पा जाएंगे तो उसको निगल के पचा लेंगे। कई सारी मछलियाँ इस तरह की हैं जो एक तरह से मांस भक्षण करती हैं। तो कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। चूँकि किसी सीमेंट में, किसी मिट्टी में लाश को दफन करना अलग बात होती है। हमने अक्सर ऐसा देखा है कि 25-25 साल बाद लाशें मिली हैं, लेकिन एक नदी के किनारे लाशें दफन होती रहती हैं, गायब भी होती रहती हैं,
फिर नई लाशें दफन होती रहती हैं, लाशें सड़ भी जाती हैं और ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। और यहाँ पे एक बड़ी चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर सारी लाशें बरामद हो जाएं, फिर भी ये बात स्टेब्लिश करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा उसने ही कुछ किया। चूँकि आपको एक कोर्ट का आदेश बताता हूँ, जो मैंने शुरू में कहा कि मैं नाम नहीं बताऊँगा, जिसके ऊपर आरोप लगाया उसका नाम इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, तो जाहिर सी बात है फिर उसका नाम क्यों बदनाम करना। दूसरा, जिन 5 लोगों को वहां पे पेश किया गया था, जिन 5 लोगों का नाम लगाया गया था कि यही लोग थे जो पकड़ के लाए थे, इन 5 ने अपने आप को ये बता दिया कि हम उस मौके पे थे ही नहीं। यानी 9 तारीख को हम नहीं थे, 10 तारीख को हम अचानक से आ गए और हम ही ने पकड़ के वहां पे सौंप दिया। और बाकायदा कोर्ट का आदेश है कि इनका नाम आप नहीं ले सकते, इनकी बेइज्जती होगी, इनकी इज्जत खराब होगी। ये हमारे माननीय न्यायालय का आदेश है। तो न्यायालय का आदेश है तो पालन करना हमारा काम है और यही वजह है कि मैं नाम नहीं ले रहा था। खैर, उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें जो मैं समझाना चाहता वो समझाने में मैं कामयाब रहा हूँ। बाकी सम सर इस कहानी को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो ज़्यादा मेरा बोलना भी ठीक नहीं है। बाकी थोड़ी देर बाद एक और अपडेट आपके सामने आएगी तो मैं आपको ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। कहानी अच्छी लगी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपसे कल फिर मुलाकात हुई ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।